विकसित भारत 2047 के तहत कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। दून राजभवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम का। सीएम धामी ने सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का किया विमोचन। कहा, जल्द सरकार को सौंपा जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। अब राज्य में हर साल बढ़ेगा 5% वाहनों का टैक्स। प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी। माल वाहक और सवारी वाहनों को देना होगा टैक्स। बाईस को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। देहरादून के 4 लाख परिवारों तक पहुंचेगा निमंत्रण। लोगों में गजब का उत्साह। जोशीमठ क्षेत्र में ठंड का भारी प्रकोप। औली सड़क पर जमे पाले से हुई फिसलन। पर्यटकों के सफर में उत्पन्न हो रही बाधा। और उत्तराखंड में लुढ़का पारा बढ़ेगी ठिठुरन। कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदान में बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु चौहान। खबरें बाद में, पहले चलते हैं राज्यसभा, जहां अमित शाह गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बिल को चैलेंज करते हो तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है। और मान्यवर, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था। भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं। मान्यवर, और ये आदेश उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसका आज कानूनी जामा पहनाकर मैं ये बिल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं। मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का कहा। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का था। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है, और हमसे कोई नहीं छीन। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक SC ST की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी। और जो दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। SC ST के प्रति संवेदना से ही यह निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी SC की, उसको हमने बरकरार रखा, और ST की सीट 0 थी, क्योंकि धारा 370 परमिट नहीं करती थी। अब परमिट करती है। 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। अरे जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब कि गुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है, मैं सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं, मान्यवर, कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा रखा। और आज सालों के बाद
सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है, इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था उसको? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर? ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर रहे मान्यवर। और इसके अलावे भी ओपन सीट में भी वो लड़ सकते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि भाई इसमें स्पष्टता नहीं है, इनको कितनी मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं, ये इन प्रिंसिपल बिल है। ट्राइबल डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट से अलग से इसके बिल आएंगे, जिसमें इसके रिजर्वेशन की सीटों की और चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, मगर ये स्पष्टता से कर देते हैं। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ साहब। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूं। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छीनकर तो नहीं लगो। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर, मान्यवर, he is not yielding. He is not yielding. He is not yielding. Go ahead. Honorable Home Minister. He is not yielding. He is not yielding. मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया जाए, हमें कोई आपत्ति। गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी। खबर राजधानी देहरादून से, जहां प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। देहरादून से खबर, प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजधानी से खबर, खेल मंत्री रेखा आर्य, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा भी रहे मौजूद। रायपुर स्थित ननूर खेड़ा में आयोजित किया गया कार्यक्रम। प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। खेल मंत्री रेखा आर्य, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा भी मौजूद रहे। ननूर खेड़ा में कार्यक्रम का आयोजित किया गया। सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा। खबर चमोली से है, जहां पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भालू की दुर्लभ पित्त की थैली बरामद की है। इसके साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। एसओजी और वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में भालू की दुर्लभ 43 ग्राम पित्त की थैली बरामद की गई है। आपको बता दें कि वन्य जीव जंतुओं की अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए इन दिनों तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। खबर नई टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अगुवाई में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। मयूर दीक्षित ने जनता दरबार में आम जनमानस की समस्याएं सुनी। वहीं मौके पर कई मामलों का निस्तारण भी किया गया। जनता दरबार में 15 मामले सामने आए। जिलाधिकारी ने कहा कि पुनर्वास, बारिश से आपदा, सड़क के मामले आए हैं।
कुछ मामले पेयजल से संबंधित हैं, जिनको अधिकारियों को निस्तारित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कहते आती है उसमें कुछ तो पुनर्वास से संबंधित हैं जो हम लोग सुनवाई कर ही रहे हैं रेगुलरली। और शिक्षा के संबंध में लगातार जैसे कि बारिश के टाइम पे भी हमने कई सारे स्कूलों को रिपेयरिंग के लिए धनराशि आवंटित की थी जनपद से। और उसके बाद अभी भी कुछ ऐसे स्कूल्स की रिपोर्टिंग मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आ रही है जिसमें कि भवन क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिल रही है। तो उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शुक्रवार तक समस्त स्कूलों के एस्टिमेट्स के साथ प्रस्तुतिकरण दें और जो भी धनराशि जनपद से दी जा सकती है उसको जनपद से करेंगे, अन्यथा डायरेक्टरेट या शासन प्रेषित किया जाएगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आज पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जरूर छाए हुए रहे। वहीं 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में छुटपुट बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर से मौसम लगभग विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों तक ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि बारिश की अगर बात करें तो इस सीजन बारिश जिस मात्रा में होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। खटीमा सुरई वन क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटान कर रहे 2 युवकों को विभाग के कर्मचारियों ने गश्त के दौरान नंगे हाथ पकड़ लिया। वन क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र मनराल ने बताया कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा शारदा नहर में कार्य कराया जा रहा है, जिसकी आड़ में वन संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिंचाई विभाग ने किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली है, इसलिए काटे जा रहे पेड़ों पर चलाए जा रहे यंत्रों को जब्त कर वन अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। द्वारा अभी जो है मैं जंगल से फील्ड से अभी निरीक्षण करके आ रहा हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग जो है नहर किनारे पे जो है क्या नाम उसका जो है ये आर्य कुलाड़ी से जो है पेड़ों को काट रहे थे। मैंने इनसे पूछा किसकी परमिशन से कट रहा, तो ये कह रहे थे कि सिंचाई विभाग के एसडीओ हैं, वो मैं तो उनको नहीं जानता हूँ। और इसके अलावा ये यहाँ पर जो हमारा वाइल्ड लाइफ पूरा है, यहाँ पर टाइगर का पूरा उसमें उपस्थिति रहती है। यहाँ पे हर समय जो है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक मशीन से जो है उसको कटान कर रहे हैं। इनके एसडीओ के द्वारा हमारे प्रभागी वनाधिकारी महोदय से इसकी परमिशन लेनी चाहिए थी, इनके द्वारा परमिशन नहीं ली गई। नगर कोतवाली देहरादून पुलिस ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती मामले में एक और अभियुक्त प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त चंदन द्वारा ही डकैती की घटना के लिए प्रिंस और अन्य अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त वाहन उपलब्ध कराए गए थे। पुलिस इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके परिचित जलील सुभानी उर्फ काम्बो ने उसे लूट की घटना को अंजाम देने की योजना के बारे में बताया और उसके लिए एक कार और 2 बाइकों की व्यवस्था करने को कहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। खबर उत्तरकाशी के ग्राम कंसेरू से है, जहां रवाई तिलाड़ी गोलीकांड प्रमुख जननायक आज़ाद पंचायत टिहरी रियासत के अध्यक्ष दयाराम रावत रवाल्टा, मुख्य सदस्य जमन सिंह राणा, पूर्व ब्लॉक सभापति नौगांव अमर सिंह राणा, रवाई विकास के जननायक महान समाजसेवी जोत सिंह रवाल्टा के नाम पर उनके जन्मभूमि गांव कंसेरू में स्मृत द्वार का उद्घाटन मुख्य अतिथि चंदन सिंह पंवार, पूर्व प्रमुख भटवाड़ी जिला पंचायत डीपीसी उत्तरकाशी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी संगठन उत्तरकाशी राजेंद्र सिंह रावत रहे। जिला भेष संघ उत्तरकाशी के अध्यक्ष अतुल रावत व ज्येष्ठ प्रमुख कृष्ण सिंह राणा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू के पास 500 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ा जाना हैरानी की बात है।
उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के 3 बार के राज्यसभा सांसद के पास इतना पैसा है तो जो लोग पिछले 50-60 सालों से सत्ता में रहे हैं उनके पास कितना पैसा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के जिन सांसद के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली है वो कांग्रेस नेता की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा खर्च वहन कर रहे थे। सबके सामने आरोप का विषय अपनी जगह। हमारे पैनलिस्ट हैं और प्रदेश कांग्रेस के सदस्य हैं आदरणीय कुंवर जटिंदर जी और हमारे अनुसूचित मोर्चे के हमारे पैनलिस्ट हैं और प्रदेश कांग्रेस। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये वोट पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर कि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बना था उसके भी अनेकों घोटालों की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचारी अब बख्शा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल में भर्ती 100 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंद्रिया लाल का हालचाल जाना। चिंद्रिया लाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि इलाज ठीक हो रहा है लेकिन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, इन्हें ठीक करा लीजिए ताकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इलाज में दिक्कत न हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को बेहतर इलाज किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज में किसी तरह की दिक्कत न हो, अगर जरूरत पड़ी तो मैक्स अस्पताल में भी इनका इलाज कराया जाएगा। चिंतिया लाल जी हमारे पास 10 दिन पहले आए और उनकी जब आए थे उस टाइम इनकी हालत बहुत गंभीर थी और उस टाइम इनका पूरा पिनाइल एरिया में गैंग्रीन हो रखा था, शुरुआत हो गई थी और जो कि जिसका मवाद पेट के हिस्से तक पहुंच रहा था, जिसका हमने इनका पूरा मवाद निकाला और जो ख़राब हिस्सा था उसे निकाल दिया हमने और रोज़ रोज़ ड्रेसिंग करके इनकी जो घाव है वहाँ का वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और इनकी छाती में जो इन्फेक्शन था वो भी काफ़ी हद तक सही हो गया है और अब इनको आगे प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत है, जिसके लिए आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन्हें मैक्स हॉस्पिटल में इलाज आगे प्लास्टिक सर्जन के अंतर्गत करेंगे। और चलते हैं सीधे राज्यसभा, जहां गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। यार उठाने वालों के लिए रखें और इस 40 साल की गलती को ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के 4 साल में सुधर जाएगा। मगर आपकी बात सही है, अपेक्षा ऐसी ही रखनी चाहिए। मैं अब विषय पर मान्यवर, मैं बहुत पास में नहीं जाता। जब चरम सीमा पर थे तब तो आंकड़े बहुत भयावह थे, 90 के दशक में बहुत भयावह आंकड़े थे। परंतु मैं यूपीए शासनकाल की बात करना चाहता हूं। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 3,2900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब मान्यवर 3,000 नागरिक उस वक्त 4 से 14 में मारे गए, 14 से 23 में 891 नागरिक मारे गए। 70% की कमी सिक्योरिटी फोर्सेस और नागरिक, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी 50% की मान्यवर कमी। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है, मैं आंकड़े बताना चाहता हूं और मनोज जी खास देखे। आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने, सोचे और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर
ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, 0 मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं वो 6235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, 0 जख्मी हुए। अरे भैया, इनको दिखाई नहीं देता है। सीज फायर वायोलेशन की घटनाएं 2010 में 70 थी और 2023 में 6 हुई। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, सिर्फ 48 हुए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए आतंकवादी 18 थे 2010 में, अभी 281 आतंकवादी घाटी छोड़कर। ये संवेदनशीलता का नमूना है नागरिकों के प्रति। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी, ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया। जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। एनआईए द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए, 2014 के पहले एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर, 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, 57 प्रॉपर्टी सीज हुई है, और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रकम को फ्रीज करने का काम नरेंद्र मोदी। ये जो कह रहे हैं क्या बदलाव आया, मैं दिखाता हूं बदलाव क्या है। मान्यवर, आज मैं इतना कह रहा हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मंथन प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।